हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो दिस इज अ पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है एंड इवन मेटलॉइड्स भी है, राइट। तो जैसे स्टार्टिंग से आप देखोगे तो ये सारे यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करोगे ये सारे मेटल्स है। मेटल यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ही मेटल्स है। आपको ये लाइन दिख रही है जो जिगजैग लाइन जैसी है, जिसमें जो एलिमेंट्स है दे आर मेटलॉइड्स, और उसके बाद ये जो ग्रीन पोर्शन है दैट ओनली दिस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। मतलब ओवरऑल 78% ऑफ मेटल्स से बना हुआ है पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा बाकी का जो है वो हो जाएगा मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है, बट नो डाउट हर एक के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन केसेस तो है ही, जो मोस्ट आईएमपी है फॉर एमसीक्यू। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स क्या है? जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है। अभी इतने ज्यादा मेटल्स है, हमें ये चैप्टर में पढ़ना है कि ये सारे मेटल में से किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम। नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में इनिशियली जो एलिमेंट्स है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे जाओगे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी एंड आफ्टर this zigzag line they became metalloids and after that they became non metalloids। ठीक है, so this is a basic information about the periodic table। और अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 metals and non metals। okay, so our today's topic is metal and non metals, chapter number 3 class 10। the first basic information about metals non metals मतलब उसकी physical properties। now what is the difference between physical properties and chemical properties? physical properties the property which only हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, क्या अगर उसमें देख रही हूँ, या मेल्टिंग पॉइंट ले लो या बॉइलिंग पॉइंट ले लो, जिसके उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो मेटल्स, कोई भी मेटल दिमाग में एज्यूम कर लो, जैसे कि ले लिया मैंने Fe, आयरन का रॉड। आयरन रॉड जब नया नया होता है तो उसके अंदर क्या होता है? शाइनिंग होता है, राइट। मतलब दैट इज कॉल्ड एज लस्टर। मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, but non-metal does not have a shining surface, but again a most IMP is exception case, that is iodine। iodine क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और बहुत ज्यादा शाइनिंग होता है even though it is non-metal। सेकेंड, उसका स्टेट। मेटल्स आपको ज्यादातर सारे ही मेटल्स, आप कोई भी मेटल देखोगे कौन से स्टेज में मिलने वाला है? सॉलिड स्टेज में। उसमें भी एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी इज अ एक्सेप्शन, क्योंकि मर्क्यूरी सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सेम नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है और गैस फॉर्म में भी होता है। सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है विच इज ब्रोमीन, जो लिक्विड स्टेज में होता है, ओनली वन। ज्यादातर वो सॉलिड और गैस में ज्यादा मिलता है और लिक्विड में सिर्फ एक, दैट इज ब्रोमीन। नेक्स्ट इज अबाउट हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल की बात करें तो दिमाग में ये चीज आएगी कि मेटल आर वेरी हार्ड, राइट, बिकॉज हमने जितने भी मेटल्स देखे वो बहुत ज्यादा हार्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी मेटल्स है जो बहुत ही सॉफ्ट है, जस्ट लाइक अ रबर। जो आप रबर यूज करते हो ना रफ करने के लिए, सेम वही रबर को अगर मैं बीच में से एक नाइफ से कट कर दूं तो इजीली कट हो जाता है। सेम ऐसे भी मेटल एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच कैन बी कट विद द नाइफ, इजीली कट हो सकता है। बाकी के जनरली वो कैसे होता है? हार्ड होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स, दे आर सॉफ्ट, सारे ही सॉफ्ट है, बट अगेन उसमें भी एक्सेप्शन केस, दैट इज डायमंड। डायमंड इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, और कार्बन कौन सा एलिमेंट है? नॉन मेटल। मतलब वो भी कैसा है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन केस। जितने भी एक्सेप्शन केसेस है वो सारे मोस्ट आईएमपी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट मेलाबिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेलाबिलिटी? अगर मैं मेटल को बीट करूं, उसके ऊपर हैमरिंग करने जाए, तो वो हम उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलाबिलिटी, कैन बी बीटन इनटू अ शीट्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलाबल मेटल, इसीलिए तो अलग अलग शेप में हम गोल्ड और सिल्वर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा वो ऐसा एलिमेंट है जिसको बीट करने से वो शीट में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये नॉन मेटल है। अगर आप बीट करने जाओगे तो वो टूट जाएगा, बट शीट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। The next property is about ductility। डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स को हम वायर्स में, पतले वायर्स में कन्वर्ट करना। खींचोगे वायर्स को और वो एकदम पतले वायर में उसको कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग ऑब्वियसली,
तब जाके वो उसकी जो प्रॉपर्टी है पतले वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। वो सबसे बेस्ट किसकी है? गोल्ड। इसीलिए तो आप गोल्ड के अगर ज्वेलरी वगैरह देखोगे तो एकदम छोटा छोटा सा वर्क किया गया होता है उसके अंदर, और उसको छोटे छोटे वायर्स में कन्वर्ट करके चेन वगैरह भी बनाया जाता है, राइट, क्योंकि वो पतले से वायर में उसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट इज अबाउट कंडक्टर ऑफ हीट। वो तो सबको ही पता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे? सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने आयरन का रॉड लिया और वो रॉड को अगर मैं एक साइड से गर्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में ऐसे ही पकड़ के रखूंगी, मुझे भी थोड़ी देर के बाद गर्म लगता है। मतलब हीट क्या हो रही है, उसके अंदर से पास हो रही है, तभी मुझे गर्म लगेगा। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो डाउट सबकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, मेटल्स की अलग अलग होती है। ओके, देयर आर टू बेस्ट एंड टू आर द लीस्ट। जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर की बात करें तो वो बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और अगर लेड और मर्क्यूरी की बात करें तो दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो दो एग्जांपल्स दोनों के, बेस्ट कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर, दोनों ही अगेन मोस्ट एमपी। सेम चीज यहाँ पे, इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें से हीट पास होने वाली नहीं है नॉन मेटल्स में से, राइट। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और वही इसी तो लिए हम यूज कर रहे हो वायर्स वगैरह में मेटल्स यूज किया जाता है। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है? बिकॉज मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो सकता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लेके हमें एक दूसरे की दूसरी जगह पे, मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे अगर चालू है, मतलब अगर मैंने वहां पे ऐसे आयरन का रॉड लगाया तो मुझे भी करंट लग सकता है, बिकॉज करंट उसमें से पास हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगेन मोस्ट आईएमपी एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। इट इज अ नॉन मेटल। जैसे कि कौन सी ग्रेफाइट कहाँ पे होता है? पेंसिल की जो नीब होती है, राइट, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए पेंसिल किसकी बनी हुई है? वुडन की बनी हुई है। वुड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इसलिए बच्चे जो भी यूज करते हैं, अगर अकेला वो निब यूज करोगे, ग्रेफाइट यूज करोगे, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सो बेटर के उसमें वुडन लगा दो ताकि वो नॉन कंडक्टर्स हो जाए और हमें करंट ना लगे। नेक्स्ट इज अबाउट सोनरस। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोनरस? अगर कोई भी मेटल ले लो और उसके अगर मैंने उसके ऊपर कुछ ऐसे मारा, क्या होगा? उसमें से आवाज आती है, राइट। कोई और मेटल से अगर मैंने उसके ऊपर हैमरिंग किया या कुछ भी, तो उसके ऊपर से आवाज आती है। हर एक मेटल में वो जो साउंड है, वो साउंड कैसा है? अलग अलग है, बट हर एक मेटल में से कुछ ना कुछ तो आवाज आती है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनरस। प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस के ऊपर अगर मैं उसको मेटल को फेंकूं तो भी उसमें से आवाज आएगी। ये सेम प्रॉपर्टी हमें नॉन मेटल्स में नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली आगे हमने देखा कि ये सॉलिड फॉर्म में है तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होने वाला है, बट अगेन एक्सेप्शन केस गैलियम एंड सीजियम, उसकी उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। और यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड। आगे हमने देखा था एक डायमंड ही ऐसा है जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, एक ही ऐसा है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा हार्ड है, तो ऑब्वियसली उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट इट्स ऑक्साइड फॉर्मेशन। कैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन? मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कहाँ पे पढ़े आप? चैप्टर नंबर 2 की आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको ये चीज डिटेल में मिल जाएगी कि क्यों मेटालिक ऑक्साइड्स बेस होते हैं और क्यों नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं इन नेचर, इन चैप्टर नंबर 2। ओके ओके, अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की हमने पढ़ ली कि भाई मेटल में क्या क्या चीजें होती है और नॉन मेटल में क्या क्या चीजें होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने से हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल है जो नॉन रिएक्टिव है। जैसे कि अभी मैंने बोला था, पीरियोडिक टेबल जब बताया तब इनिशियली स्टार्टिंग से लेके दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे जैसे आगे जाओगे उसकी मेटालिक कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। एट द एंड मूवमेंट जो होता है वहां पे लिस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मेटलॉइड्स, और उसके बाद आ जाएंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम कौन से मेटल हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं, कौन से मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं,
और कौन से मेटल लिस्ट रिएक्टिविटी वाले हैं, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे बाय सम केमिकल रिएक्शंस। द फर्स्ट वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज से पता चलेगा जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी की ऑर्डर में चला जाएगा, और जो इजीली रिएक्ट नहीं कर रहा होगा वो चला जाएगा लिस्ट रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर से एक लिस्ट बनाएंगे, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव और कौन सबसे लिस्ट रिएक्टिव। ओके, रिएक्शन विद एयर। एयर मतलब किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ। अगर मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, राइट? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम इज टेकन एज अ मेटल। अगर उसका रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? Al2O3। इट इज अ मेटल ऑक्साइड, राइट? Al2O3 फॉर्मूला कैसे बना? वो एल्यूमिनियम जिसका चार्ज होता है 3+ और ऑक्सीजन जिसका चार्ज होगा 2-। एक ऑड नंबर एक इवन नंबर जब होता है तो ये जो उसका चार्ज है वो हो जाएगा ऑक्सीजन की क्वांटिटी और इसका चार्ज हो जाएगा एल्यूमिनियम की क्वांटिटी। तो एल्यूमिनियम हो गए 2 बार और ऑक्सीजन हो गए 3 बार। सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है? ये हो गया मेटल ऑक्साइड। अभी आगे पॉइंट में हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस तरीके से होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है? बट क्यों वो बेसिक होते हैं वो भी हमने देख लिया चैप्टर नंबर 2 में। अभी ऑलवेज ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसे भी है जैसे कि Al2O3 की ही बात कर लो तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। जब उसने एसिड के साथ रिएक्शन किया तो उसने बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। जब उसने बेस के साथ रिएक्शन किया तभी भी उसने बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। नॉर्मली जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तब बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे क्या है? एसिड का रिएक्शन हमने Al2O3 के साथ किया, मतलब इसने बेस की तरह काम किया, तभी तो एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट प्लस वाटर बना। ये वाला रिएक्शन में हम ये बेस है तो इसने किस तरीके से काम किया होगा? एसिड की तरह काम किया, तभी तो इसमें से क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है? मतलब ये Al2O3 ऐसा ऑक्साइड है जो बेस की तरह भी काम कर सकता है जब उसको एसिड में ऐड किया जाए, और वो खुद एसिड की तरह भी काम कर सकता है जब उसको बेस में ऐड किया जाए। तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एज अ एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, वो टाइप के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इट्स अ मोस्ट IMP 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? पूछ सकते हैं। You have to write down the definition and you have to write down the example. Okay, understood? And what is meaning of amphoteric oxide? The oxide which is used as a acid as well as used as a base. It is known as amphoteric oxide. Okay. Next, ये जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ, हर एक मेटल सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करता। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग है। जैसे कि सम एग्जांपल्स, डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे कि इनिशियली K और Na, व्हाट इज K and Na? K is a potassium, Na is a sodium. React so vigorously that they catch fire if kept in open. अगर सोडियम को मैं ओपन में रखूं तो उसका रिएक्शन एटमॉस्फेयर के पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ या ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो वो हो सकता है ब्लास्ट, राइट? क्यों? सो दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। वो कैच फायर को भी कैच कर सकता है, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए उसको ऑलवेज केरोसिन की बोतल के अंदर डाल के रखा जाता है। और हमने आगे देखा था इसकी प्रॉपर्टी में ये कौन से टाइप के है? जस्ट लाइक अ रबर, हार्ड नहीं होता है वो, इजीली हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। और वो कहाँ पे आते हैं? पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट स्टार्टिंग में। ओके, नेक्स्ट MgAl Zn Pb, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं दे कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। उसका जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है और उसके ऊपर एक पूरा ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। एक बार ऑक्साइड का लेयर बन गया फिर उसके अंदर जो मेटल है उसके साथ उसका ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा नहीं, मतलब वो क्या बन गया? उसका प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बन गया। अंदर का जो मेटल है वो अभी ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट, Fe does not burn on heating. Fe अगर ब्लॉक के फॉर्म में लिया जाए तो वो रिएक्शन नहीं करता, बट
अगर उसके फिलिंग्स मतलब कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाया जाए, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो वो बर्न हो सकता है अगर मैंने उसको फ्लेम में डाल दिया तो। Cu does not burn but coated with the black copper oxide, बर्न नहीं होता और उसके ऊपर भी क्या हो जाता है, ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है ब्लैक कलर का, इसलिए Cu के ज्यादातर बर्तन देखोगे तो ऊपर से ब्लैकिश हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड फॉर्मेशन। पूरा उसका लेयर बन गया, उसको अगर मैं वॉश करूं निकाल दूं तो वापस से जितना शाइनिंग वाला Cu था वैसे ही हमें वापस भी मिल जाएगा। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट IMP पॉइंट, Ag एंड Au मतलब सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो फिर हमारे जो भी हमारे ज्वेलरीज वगैरह है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाते उसके साथ और ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता, बट वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है वो आगे क्या देखा हमने, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अभी हम देखेंगे अगर उसके ऊपर हमने वाटर ऐड कर दिया या तो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है उसके साथ अगर उसने रिएक्ट किया तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। मेटल व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ओके, वो जो मेटल ऑक्साइड बनेगा वो वापस से वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब नॉर्मली देखने जाओ तो मेटल और वाटर को मिक्स करो तो बनने क्या वाला है, मेटल हाइड्रोक्साइड इज लिबरेटेड विद हाइड्रोजन गैस, राइट। ये दो रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, यही दो स्टेप को मैं मर्ज कर दूं मतलब हो क्या रहा है, पहले मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, पहले बन गया उसमें से मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये जो मेटल ऑक्साइड बना है वापस से पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है उसमें से मेटल हाइड्रोक्साइड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, मेटल को तो अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूं, हाइड्रोक्साइड इज OH ग्रुप विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो मेटल के साथ OH ग्रुप लग जाएगा और बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। उसके थोड़े एग्जांपल्स जैसे कि अगेन सेम एग्जांपल, सबसे पहले ये दोनों के ही एग्जांपल्स करेंगे हम, क्यों, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स और जो कहां पे पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग के फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोल्ड वाटर के साथ भी वो रिएक्शन कर लेता है, उसको पानी गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, वो जैसे ही पानी में ऐड करोगे उसमें से क्या बन गया, KOH, कौन सा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा है यहाँ पे, K, उसने किसके साथ जोड़ दिया, हाइड्रोक्साइड, तो बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। और क्या लिबरेट हुआ, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड एज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी वहां से लिबरेट होगी। और ये जो हीट एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ से लिबरेट हो रही है कि वो जो H2 गैस लिबरेट हो रहा है उसको भी जला सकता है और ब्लास्ट कर सकता है, राइट। सेम चीज हो रहा है फॉर सोडियम ऑल्सो, मेक NaOH, H2 gas is liberated and heat is generated. That means this reaction is exothermic in nature. Evolved hydrogen immediately catch fire. क्यों कैच फायर कर रहा है, बिकॉज वहां से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट जो लिबरेट हो रही है जिसकी वजह से H2 गैस फायर कैच कर रहा है और जल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम। कैल्शियम आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कहां आएगा, ये दो एलिमेंट्स कहां आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट में, कैल्शियम कहां आएगा, सेकंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में। कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा वो भी क्या बनाएगा, उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। अभी इसमें ट्वाइस क्यों आया, यहाँ पे तो नहीं था दो बार, क्यों आया, बिकॉज कैल्शियम का चार्ज कितना होता है 2+ और OH का चार्ज होता है सिंगल-। तो ये दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो OH कितने चाहिए, 2, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए, इसलिए मुझे इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 बार लेनी पड़ेगी। एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, मतलब उतना ज्यादा वो रिएक्शन नहीं, उसमें से हीट जनरेट हो रही है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, बट उतना ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं हो रही है कि H2 गैस को वो जला सके, तो नॉट सफिशिएंट, उतना ज्यादा हीट इवॉल्व ही नहीं हो रही उसके अंदर से कि हाइड्रोजन टू कैच फायर, हाइड्रोजन फायर को कैच ही नहीं कर पाएगा बिकॉज उसकी रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम से थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट इज अबाउट Mg, रिएक्ट विद द हॉट वाटर। अभी यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, इसलिए कंडीशन मेरी बढ़ती जा रही है, पहले वो कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर रहा था, अभी वो हॉट कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है। Mg reacts with the hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas is liberated. एल्यूमिनियम Fe and Zn की बात करें तो उसके लिए स्टीम चाहिए, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है।
और आगे जैसे जाओगे PbCu AgAu, अगेन Ag and Au पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है और ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए तो अगर मैंने ये सब पहना हुआ है तो मैं ये यूज कर सकती हूँ, कहीं पे भी पानी में भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। क्लियर? 2 पॉइंट किए हमने, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी थर्ड, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। मेटल और एसिड का रिएक्शन ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया हुआ है। मेटल एग्जांपल ले लो, जैसे कि Zn व्हेन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनाएगा उसमें से Zn और Cl जुड़ के बन जाएगा ZnCl2 एंड H2 गैस इज लिबरेटेड। ये जो H2 गैस लिबरेट होता है वो कलरलेस होता है, दिखाई नहीं देता। टू फाइंड आउट कि ये H2 गैस ही है, क्या कर सकते हो, ये भी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्या कर सकते हो आप, चैप्टर नंबर 1 में भी आता है ये, तो क्या करोगे, उसके ऊपर बर्नर रख दोगे तो बर्नर में क्या होगा, जैसे ही वो आग के साथ जाएगा उसके पॉप साउंड से हमें पता चलेगा कि वो H2 गैस लिबरेट हुआ है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस is evolved when metal react with the nitric acid because nitric acid is a strong reducing agent. Hydrogen gas is not evolved, मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने अगर HCl यूज किया है वो रिएक्शन देगा, अगर उसकी जगह पे मैं H2SO4 यूज करूँ तो भी वो रिएक्शन देगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 वो रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा। तो क्यों नहीं दे पा रहा? HNO3 itself is a strong reducing agent. वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो किसी और का रिडक्शन कर रहा है, खुद का ही ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे कर पाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट गेट्स रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट, एंड वी गेट दिस इक्वेशन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है टू फाइंड आउट विच मेथड इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद मतलब हमें अगर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है रिएक्टिविटी का, सो हम ये वाली मेथड सबसे बेस्ट है। क्या करना है इसके अंदर, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे CuSO4 का सॉल्यूशन फिलअप किया गया है और उसके अंदर आयरन का नील ऐड किया हुआ है, डाला हुआ है, ठीक है। रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। आयरन मतलब Fe ले लो, उसके अंदर ऐड कर दिया हमने CuSO4, क्या बनेगा इसके अंदर से, Fe जो है वो Cu को रिप्लेस कर देगा और बन गया FeSO4 एंड Cu इज लिबरेटेड, मतलब सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या, Fe ने Cu को रिप्लेस किया, तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Fe ने Cu को रिप्लेस तो किया, अगर मैंने इसे उल्टा लिया, Cu का यहाँ पे लिया हुआ है जैसे वायर लिया हुआ है और उसको ऐड कर दिया हमने FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे सॉल्यूशन फिलअप है, क्या ये इसको रिप्लेस कर सकता है और प्रोडक्ट बन सकता है? तो नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? Fe की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है, ठीक है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो ही सॉल्यूशन में उसको रिप्लेस कर सकता है। Cu की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो Fe को रिप्लेस कर पाए, बिकॉज इन दोनों में Fe की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ऐसे एक पूरा रिएक्टिविटी का सीरीज बना सकता है कि कौन सा मेटल किसके मेटल की कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लिस्ट रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज जैसे अभी बोला था वैसे ही ये दोनों आगे ही हमने देखा, एयर के साथ भी अच्छे से रिएक्शन कर रहा है और बहुत ही ज्यादा रिएक्शन कर रहा है। सेकेंड हमने देखा वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, वो तो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। फिर हमने देखा कि ये दो एलिमेंट्स जो है वो इजीली कट कर सकते हैं हम उसको, राइट, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी एलिमेंट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बहुत हाई, हर एक के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आएगी। उसके बाद देखा था कैल्शियम। कैल्शियम इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, बट उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं था कंपेयर टू दिस टू, सो वो आएगा नेक्स्ट लेवल पे। उसके बाद था Mg। Mg क्या था, कोल्ड वाटर में वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा पानी के साथ, उसके लिए हॉट वाटर चाहिए, तो पानी गर्म करके रिएक्शन कर रहा है।
उसके बाद के जो एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स, वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, स्टीम के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं। और उसके बाद के एलिमेंट्स की, ये सारे एलिमेंट्स की बात करें तो वो तो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे उसके साथ, राइट। स्पेशली ये 2 एलिमेंट्स ले लो, गोल्ड एंड सिल्वर, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, दे आर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, राइट। क्लियर। इसके हिसाब से अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ये पूरा सीरीज बनाया गया है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव और कौन सबसे लोएस्ट, विच इज मोस्ट IMP फॉर योर MCQs। तो इनसे पता चलता है कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reactions of metals with non-metals, this is also very important। metals और non-metals के reactions, metals और non-metals पहले तो रिएक्ट कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल से समझे अगर, तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, सोडियम विच इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। क्लोरीन विच इज 17th ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल के लास्ट वाले पोर्शन में मिलेगा, नॉन मेटल्स में ग्रीन वाले पोर्शन में, और सोडियम मेटल वाले पोर्शन में। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 और क्लोरीन में होते हैं 17। और अगर आपको पता है अबाउट नियॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10। 9th स्टैंडर्ड में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी। जैसे कि सोडियम की बात करें अगर, तो सोडियम में 11 होते हैं प्रोटॉन्स, 1 2 3। फर्स्ट शेल इज नोन एज KLM, फोर्थ वन इज M। ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, मैक्सिमम 2, तो यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। सेकेंड में 8, तो यहाँ पे मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। सो हाउ मच इज रिमेनिंग, ओनली 1 इज रिमेनिंग, तो वो कहाँ जाएगा, थर्ड के अंदर। ठीक है। थर्ड में हम टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 8 होने चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाएगी, नोबल गैस एलिमेंट्स की तरह हो जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट इजीली नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ना ही वो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, तो ये हो गया अबाउट सोडियम। सेम वे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन, हो गए 17। ओके, अभी सोडियम को अगर स्टेबलाइज होना है, स्टेबल होने के लिए कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है और नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा सोडियम को, ये लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर वो लूज कर दे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट मोस्ट में अभी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट मीन्स कि वो हो गया स्टेबल, जस्ट लाइक अ नियॉन। उसमें भी 10, इसमें भी 10 बाकी रह गए, तो वो हो गया स्टेबल। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सेम क्लोरीन में अगर मैंने और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसमें लास्ट में कितने हो जाएंगे, 8, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अभी ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। Reactivity of elements is a tendency to attend a completely filled valence shell। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का शेल, मतलब सबसे बाहर की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएगा उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी रिएक्टिविटी कैसे पता चलती है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने लूज कर रहा है, कितने गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिएक्टिविटी बनेगी। नोबल गैस, अब भी हमने जैसे बात की, एग्जांपल इज नियॉन, हैज अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, शो अ लिटर केमिकल एक्टिविटी। वैसे तो लिटर भी नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड देखने जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है तो वो कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। बट लिटिल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, बिकॉज उसके थोड़े एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है वो आएगा और ज्यादा डिटेल में 11th और 12th साइंस में। ओके, एटम्स ऑफ मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायंस।
मेटल के जो एटम्स हैं, एग्जांपल लिया था हमने सोडियम का, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कहाँ से, उसके वैलेंस शेल के अंदर से, और वो क्या बना रहा है, कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। वो कैसे बनाएगा हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल मतलब कौन, क्लोरीन। गेन इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ पे, उसके वैलेंस शेल के अंदर, और वो क्या बना रहा है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन। एक बन गया पॉजिटिव, एक बन गया नेगेटिव, और फिर दोनों जुड़ जाए तो बन जाएगा एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये दोनों कैसे बने हुए हैं वो हम डिटेल में वो दिखेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। द कंपाउंड फॉर्म, द मोस्ट एमपी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, उसके क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल टू नॉन मेटल। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाला, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन कर रहा है, और फिर दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, दैट इज नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are also known as electrovalent compounds. Both name are same. Clear? What is meaning of ionic bond? The bond between the two element. The one atom has to be lose electron and one atom has to be gain electron. और जो lose कर रहा है वो क्या होगा, metal होगा, और जो gain कर रहा है वो क्या होगा, non metal. नेक्स्ट, वही सारी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे कि नोबल गैसेस कौन कौन से है, इतने नहीं है और भी है। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मेटल के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और नॉन मेटल के भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अभी हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक होना चाहिए मेटल, एक होना चाहिए नॉन मेटल। मेटल दे रहा है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल ले रहा है इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल नेचर मतलब वो किस तरीके से दिखता है, तो वो कैसे होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। सिंपल एग्जांपल दिमाग में रखना है, कौन सा, NaCl, सॉल्ट का एग्जांपल, जो हार्ड भी होता है और सॉलिड भी होता है एंड ब्रिटल भी होता है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्रिटल, वो इजीली ब्रेकेबल भी है, ब्रेक भी कर सकते हो उसे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ने दिया है, दूसरे लिया है, और उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन। They have a very high melting and boiling point because of a strong interionic attraction. दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हमें पता ही है कि नमक जो होता है वो तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, राइट। मतलब ये सारे सॉल्ट्स भी इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, बट और कोई सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैंने केरोसिन ले लिया, पेट्रोल ले लिया, उसमें अगर आप NaCl को डिसॉल्व करने चाहोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने एक बीकर लिया या एक ग्लास लिया घर पे और पूरे ग्लास के अंदर सॉल्ट भर दिया, सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट भर दिया, और उसके अंदर मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए वायर्स ऐड करूं और बल्ब स्टार्ट हो रहा है कि नहीं मैं चेक करूं, ठीक है, जैसे आगे वाले चैप्टर में भी प्रैक्टिकल है वैसे ही, तो होगा क्या, लाइट ऑन होगी क्या बल्ब की, नहीं होगी, राइट। बट अगर मैंने वही सॉल्यूशन को, वही नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया और फिर उसके अंदर वायर्स ऐड कर दिए, तो वो लाइट ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि पानी में ऐड करने के बाद नमक में से मुझे मिलता है Na+ एंड Cl-, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, राइट, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर पास करवाएगा। सो मोल्टन स्टेज में, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोल्टन स्टेज, नमक को सिर्फ हमने गर्म करके पिघला दिया, जस्ट लाइक अ गम टाइप मटेरियल बन जाएगा, स्टिकी मटेरियल, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस NaCl के जो पार्टिकल्स है वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मोल्टन स्टेज में भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और सोल्यूशन के फॉर्म में भी है, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, राइट। क्यों सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, बिकॉज वो आयोनाइज्ड ही नहीं हो रहा है। They conduct electricity in a molten and a solution form, but not in a solid form. Again, a most IMP point for ionic bond formation. So this is about properties. Next is about
अकरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल हमें कहाँ से मिलते हैं, ज्यादातर मेटल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, मैक्सिमम मेटल्स नहीं, सारे ही मेटल्स हमने कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से। अर्थ क्रस्ट में होता क्या है, अर्थ क्रस्ट कहीं से अर्थ में से निकाला मेटल कोई निकल रहा है, मेटल कभी प्योर फॉर्म में नहीं होने वाला है, मेटल और भी मेटल के साथ मिक्सचर के फॉर्म में होगा। उसमें सिर्फ मेटल नहीं, नॉन मेटल भी हो सकता है, उसके अंदर और इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, उसमें सॉइल भी हो सकता है, उसमें सैंड भी हो सकता है, पत्ते भी हो सकता है, कुछ भी सब मिक्स में होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, उसमें से मेटल को निकालना है। तो उसमें से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब उसको निकालना। तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से किया हमने, और मतलब क्या, अर्थ क्रस्ट में से हमें क्या मिला, अर्थ क्रस्ट में से मेटल के साथ जो सब कुछ मिक्स में मिलता है उसे क्या कहते हैं, मिनरल्स। द फर्स्ट डेफिनेशन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारे हो जाएंगे मिनरल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओर, फॉर एग्जाम्पल कोई एक जगह से मुझे मिनरल मिला और वो मिनरल के अंदर जब चेक किया गया तो कोई एक कंपोनेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बाकी इंप्योरिटीज है बट क्वांटिटी कम है, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे उसके अंदर से। तो ये किसका और हो गया, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है उसका ये और है। और का मतलब minerals that contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted। जिसकी क्वांटिटी मेटल की बहुत ज्यादा हो उसका वो और है, और उसको हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच इज मिनरल, विच टाइप ऑफ मिनरल्स आर नोन एज ओर्स, ठीक है। अभी कौन से मेटल का किस तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे वो डिपेंड करता है वो मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। इसीलिए तो पहले हमने पढ़ा रिएक्टिविटी। सो रिएक्टिविटी की जो सीरीज थी उसमें पहले 5 एलिमेंट्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कभी इंडिविजुअल फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो सबके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, वो तो कभी फ्री फॉर्म में मिलने वाला नहीं है, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो इसको फ्री स्टेट में है नहीं, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, तो उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड, ये 4 एग्जांपल ले लो जो उसके बाद वाले वो कैसे है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले, राइट। वो किस तरीके से मिलते हैं, वो भी अकेले नहीं होते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी तो है, मतलब वो किसके साथ जुड़ते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेंगे, कार्बोनेट फॉर्मेशन कर लेंगे, या तो सल्फाइड फॉर्मेशन। ये 3 फॉर्म में मिलता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ये 3 में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है। इसको उसमें से बाहर निकालने के लिए करना है हमें रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड द थर्ड वन विच इज सिल्वर एंड गोल्ड। अभी आगे भी देखा हमने, सिल्वर गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है, तो वो ज्यादातर हमें कैसे फॉर्म में मिलेगा, नेटिव स्टेट में, मतलब के फाउंड इन अ ओरिजिनल फॉर्म किसी के साथ, हाँ, और मेटल के साथ मिक्स हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अलॉय, बट किसी के साथ जुड़ के कोई और कंपाउंड नहीं बना, जैसे कि ऑक्साइड फॉर्मेशन या सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं है, इंडिविजुअल फ्री स्टेज में होगा। लोएस्ट रिएक्टिविटी अकर्स इन अ फ्री स्टेट। क्लियर। तो ये डिटेल में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको कैसे करेंगे और इसको भी कैसे करेंगे। तीनों की मेथड्स अलग अलग, डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी। ओके, तो ये सारी जो मेथड्स है उसको एक शॉर्ट में एक चार्ट के फॉर्म में बनाया गया है। इनिशियली लिया हमने और जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब ओर के अंदर से जो बेसिक इंप्योरिटीज है, सबसे पहले जब ओर होता है वो पत्थर जैसे फॉर्म में होता है, मतलब कि रॉक फॉर्म में होता है, उसको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फाइंड आउट किया जाता है कि उसके अंदर Fe है या नहीं। अगर उसमें Fe है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी है, मतलब मैग्नेट लाके उसको Fe को वहां से सेपरेट किया जाता है। फिर उसके अंदर अगर सैंड प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है, तो उसको निकालने के लिए फिल्ट्रेशन, तो और भी बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम बाहर निकाल देंगे, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देंगे
और बचेगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। फिर वो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसके अंदर कोई एक मेटल की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, तो वो कौन सा मेटल है वो आइडेंटिफाई करेंगे। वो मेटल हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है या लिस्ट रिएक्टिव है, वो फाइंड आउट करेंगे। अगर वो मेटल हाईली रिएक्टिव वाले लिस्ट में आ रहा है तो उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस वाली मेथड यूज करेंगे और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी वाला है तो वो 3 फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में है तो पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑक्साइड में से मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी है। तो पहले कार्बोनेट को हम कैल्सिनेशन मेथड करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैल्सिनेशन, वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है तो उसका रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टिंग मेथड वो भी आगे पढ़ेंगे। एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए फिर तो करना है हमें उसका रिडक्शन, तो हमें मेटल मिल जाएगा। बट फिर भी मेटल में और मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। मेटल के अंदर मेटल के जो मिक्सचर है वो निकालना सबसे डिफिकल्ट है, वो सबसे लास्ट में निकलता है, जिसे कहते हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। लास्ट पॉइंट, ठीक है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सबसे लो रिएक्टिविटी जिसकी है उसका क्या करें। लो रिएक्टिविटी वाले रिएक्शन ज्यादातर हमें किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते तो नहीं है, बट थोड़े बहुत ऐसे हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिल भी जाए तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड मतलब ऑलवेज रोस्टिंग, रोस्टिंग करोगे मेटल मिल जाएगा। और उसके लास्ट में रिफाइनिंग, दिस इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चन, 3 मार्क्स में अलग से आता भी है। सिंपल याद रखना है, कार्बोनेट को कन्वर्ट करो ऑक्साइड में बाय कैल्सिनेशन, सल्फाइड में कन्वर्ट करो ऑक्साइड में बाय रोस्टिंग। सल्फाइड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मेटल में, मतलब करना है मुझे फर्स्ट स्टेप रोस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अभी देखा पूरे चार्ट के अंदर, ये सारे पॉइंट्स को अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में, राइट। द फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। उसके 3 स्टेप्स है। द फर्स्ट स्टेप, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मतलब आगे हमने देखा ना कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है। तो क्या करना है, उसके अंदर और कोई मेटल प्रेजेंट है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो, या फिर उसके अंदर कोई सॉइल या फिर उसके अंदर सैंड प्रेजेंट है, तो वो सब निकालने की जो प्रोसेसेस है वो करने के बाद जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर। तो ये हो जाएगा एनरिचमेंट ऑफ ओर। जब जो हमें ओर मिलता है उसके अंदर सॉइल या सैंड ये सब प्रेजेंट होता है, तो ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, इट इज नोन एज गैंग्यू। Ore mined from the earth was usually contaminated with a large amount of impurities. Which type of impurities is this? Sands or soil and etc. Which is known as gangue. तो उसको निकालने की जो प्रोसेस है वो हो जाएगा enrichment of the ores. Next step, extraction of metal. मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए अभी हमने देखा था वो टेबल के अंदर, उस हिसाब से वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, फिर लोवेस्ट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके उसकी प्रोसेस भी कैसी है, तीनों की अलग अलग। तो फर्स्ट देखेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वैसे भी रिएक्ट नहीं करता है वो ज्यादा, जो थोड़े बहुत मेटल्स है जो रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, उसके सल्फाइड फॉर्मेशन में मिलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर Hg की बात करें वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है HgS, राइट। अभी ये जो HgS है सल्फाइड के फॉर्म में, मुझे पहले उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना काफी इजी है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो गया, सल्फाइड ने ऑक्सीजन से रिप्लेसमेंट हो गया और SO2 गैस लिबरेट हो गया। ये सेम रिएक्शन होने वाला है सभी के अंदर। सेकेंड स्टेप में ये जो ऑक्साइड था वो कन्वर्ट हो गया वापस से Hg में और O2 गैस लिबरेट हो गया। मतलब हमें क्या मिल गया, हमारा मेटल प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल चुका, एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया। स्टिल इट्स नॉट कंप्लीटली प्यूरिफाइड, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लास्ट वाला बाकी। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल Cu का, उसमें भी सल्फाइड का उसका कॉम्बिनेशन है, सल्फाइड का और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर की जगह ले ली ऑक्सीजन ने और SO2 गैस लिबरेट हुआ। हर एक में SO2 गैस लिबरेट होने वाला है। वो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो Cu में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये भी हमें मिल गया मेटल के फॉर्म में, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। स्टिल प्यूरिफिकेशन इज रिमेनिंग।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी विच इज मोस्ट एमपी बिकॉज इसमें ज्यादा रिएक्शंस भी है और अलग अलग मेथड्स भी। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल्स हैं वो 3 फॉर्म में मिल सकते हैं। कौन कौन से? सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट उसका रिडक्शन कर सकते हैं, बट अगर वो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में है तो पहले उसको हमें ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रोस्टिंग आगे देखा था हमने टेबल में। रोस्टिंग क्या होता है? वो सल्फाइड का ओर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर ने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया और SO2 गैस को लिबरेट कर दिया, राइट? मतलब सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर इज नोन एज रोस्टिंग, एंड दिस रोस्टिंग इज कैरिड आउट एंड द प्रेजेंस ऑफ हीट, गर्म करने से होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। Sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess of air. This is known as roasting. Second, calcination. अगर मेरा जो भी ओर है अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में, जैसे कि Zn का कार्बोनेट ZnCO3, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ZnO में and CO2 गैस is liberated. Calcination is reaction is also carried out in the presence of heat. हीट ही करना है इसको भी हमें, strongly heating, but important is in a limited air. This is carried out in a excess of air and this is carried out in the limited air. मतलब ओपन में कैल्सिनेशन रिएक्शन हम नहीं कर सकते, उसका पर्टिकुलर एपरेटस आता है जिसके अंदर ही उसका रिएक्शन किया जाता है। तो ये दोनों ही कन्वर्ट हो गए ऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्साइड में फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसका क्या करना है हमें? रिडक्शन करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। वो हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड जिंक मेटल इज प्यूरिफाइड, हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाएगा लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इन द मोस्ट एमपी अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन, थर्मिट रिएक्शन। दिस इज द सेम रिएक्शन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? वन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर, मतलब एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे FeCO3 मतलब Fe का ऑक्साइड है, रिएक्शन हो रहा है उसका एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा है वो टेबल के अंदर, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? Fe को रिप्लेस कर सकता है और Fe बन गया क्या? Fe की जगह पे Al मतलब Al2O3 एंड हीट इज लिबरेटेड। ठीक है, ये रिएक्शन को पर्टिकुलर दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। क्यों? कहां पे यूज होता है? रिएक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नाउ फेरिक ऑक्साइड क्या है? Fe2O3। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरिक एंड फेरस? दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। Fe का चार्ज 2 होता है, उसके +2 के फॉर्म में भी होता है और +3 के फॉर्म में भी होता है। जब वो +2 के फॉर्म में होगा तो उसे हम बोलेंगे फेरस, और जब वो +3 के फॉर्म में होगा तब उसे हम बोलेंगे फेरिक। तो यहाँ पे Fe2O3 है, मतलब Fe का चार्ज कितना है? 3 है, तो इसका नेम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइंट रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के अंदर अगर कुछ टूट गया है उसको ज्वाइंट करना है, या फिर क्रैक्ड मशीनरी पार्ट जो क्रैक हो गया उसको ज्वाइंट करना है, तो ये वाली प्रोसेस वहां पे यूज होती है जहां से Fe बनेगा और वहां पे ज्वाइंट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल दूसरे मेटल से एक्सचेंज हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जितने भी हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने आगे देखा था सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, उसको अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करनी पड़ेगी, राइट? एंड फॉर दैट क्या करना है हमें? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड करना है हमें? NaCl का सॉल्यूशन। Na+ में से वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा और Cl- में से वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वो हाई रिएक्टिविटी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इन द मोस्ट IMP जो 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है उसके अंदर मैंने अंदर फिलअप किया है CuSO4 का सॉल्यूशन। एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया। एनोड इटसेल्फ इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से यहां पे ट्रांसफर हो क्या रहा है यहाँ पे? तो Cu जो है यहां से ये रॉड, एनोड के रॉड पे से Cu जो है वो Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cu2+ कहां गया? सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां गए? यहां से यहां पे ट्रांसफर।
जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ये Cu2+ जो सॉल्यूशन के अंदर गया उसके साथ वो रिएक्ट कर लेगा और वो जो है Cu2+ वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे Cu डिपॉजिट मिलेगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नीचे, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, एनोड मड। मतलब उसके अलावा जो भी मेटल्स की इम्प्योरिटीज होगी वो सारे मेटल्स नीचे ऐसे बैठ जाएंगे और वो हो जाएगा एनोड मड। एनोड मड वो एक्चुअली मड वर्ड यूज किया है, वो फेंकने का चीज नहीं है, उसके अंदर गोल्ड सिल्वर सब कुछ होता है जो हम उसका भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट इज अबाउट कोरोजन। कोरोजन होता क्या है? The surface of some metals such as iron is coated when they are exposed to moist air for a long period of time. This is known as corrosion. Corrosion मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो रस्टिंग, राइट? रस्टिंग जो है वो सिर्फ आयरन पे होता है ऐसा जरूरी नहीं है। आयरन पे रस्टिंग कैसे होता है? आयरन का जब नया नया रॉड होगा, जो विंडोज वगैरह में ज्यादातर होता है, तो वो रॉड पहले जब नया होता है वो काफी शाइनिंग वगैरह होता है। जब उसके अंदर पानी के साथ कांटेक्ट आएगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा, तब उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है इन इवन सरफेस वाला ब्राउन कलर का। और अगर वो ब्राउन कलर को आप निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो उसके ऊपर से। जो पाउडर जैसा बनता है, दैट पाउडर इज, जो पाउडर है वही क्या बन गया, रस्ट फॉर्मेशन हो चुका है। एक बार वो निकाल दोगे तो वापस से जो सरफेस मिलेगा वो कैसा, कंप्लीटली अगेन नए जैसा ही मिलेगा। ऐसा लगेगा जैसे Fe को अभी नया हमने वहां पे लगाया, उतना ही शाइनिंग मिलेगा। सिर्फ मतलब कोरोजन कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ सरफेस के ऊपर। एक बार उसका कोटिंग हो गया फिर अंदर के Fe को कुछ होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ Fe के ऊपर ही रस्टिंग हो। रस्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल इन सिल्वर, copper, right? Silver becomes black after some time when exposed to air because it react with the sulfur in the air. Again, एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ या पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, वो सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है और सिल्वर सल्फाइड का उसके ऊपर कोटिंग कर रहा है। Copper react with the moist carbon dioxide in the air and gain green coat with the copper carbonate. कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बिकॉज उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रहा है। और वो ग्रीन कलर का कोटिंग, ये आपने देखा भी होगा, जो हम वो कलश वगैरह यूज करते हैं उसके अंदर भी जब आप पानी भर के रखोगे या अंदर की साइड ज्यादातर देखोगे तो ग्रीन कोटिंग हो जाता है। उसको निकालना पड़ता है क्योंकि वो रस्ट हो चुका है। आयरन का रस्टिंग तो होता ही है और उसमें हमें कौन सा कलर मिलेगा, कोटिंग ऑफ ब्राउन, जो भी मैंने बताया वो विच इज नोन एज रस्ट। ये रस्टिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम क्योंकि इससे बहुत सारे मेटल्स खराब हो रहे हैं, बहुत बिल्डिंग्स खराब हो रही है, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसको प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोजन ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आयरन की जो विंडो वगैरह होती है वो ऐसे नहीं रखते, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, राइट? पेंटिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ग्रीसिंग कर सकते हो, ग्रीस लगा दो वहां पे, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजिंग? गैल्वेनाइजिंग मतलब उसके ऊपर कोई और मेटल का कोटिंग कर दो। मतलब कौन से मेटल, हर एक मेटल का कोटिंग नहीं कर सकता, राइट? कौन से मेटल का कोटिंग करोगे वो डिपेंड करेगा कि दोनों में से Fe और Zn किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, राइट? CFe से Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें Zn का कोटिंग कर सकते हैं। सो मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द लेयर ऑफ जिंक, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग। क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम का उसके ऊपर प्लेटिंग किया जाता है। एनोडाइजिंग भी कर सकते हैं और अलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है स्टील। स्टील इज अ वन टाइप ऑफ अलॉय, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स। इंडिविजुअल मेटल्स की हम यूज करेंगे तो किसी के अंदर हाई टेम्परेचर वो सस्टेन नहीं कर सकता है, हर एक की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो मेटल्स को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहांस की जाए, तो वो कहते हैं उसे हम अलॉयज। तो थोड़े नेक्स्ट आ जाएंगे अलॉयज के एग्जाम्पल्स। अलॉयज, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में आया हुआ है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर मैंने पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया, कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो गया उसके अंदर, ठीक है, मतलब वो कौन से टाइप का हो गया, होमोजीनियस। अगर मैंने पानी के अंदर सैंड ऐड कर दिया तो कितना भी स्टोरिंग करोगे वो डिसॉल्व होने वाला नहीं है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। तो अलॉय, स्टील, स्टील में अलग अलग दिखता नहीं है कौन कौन से मेटल्स ऐड किए, राइट? मतलब सारे मेटल्स कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, मतलब वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 and more मेटल्स। ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को जब मिक्स करोगे तब उसे बोलेंगे हम अलॉयज। जरूरी नहीं है कि मेटल्स ही हो, मेटल के अंदर नॉन मेटल भी ऐड करके हम अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट, आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन
बिकेम्स इट्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर मुझे और ज़्यादा अच्छा आयरन बनाना है तो उसके अंदर ऐड कर दो कार्बन, जिसकी वजह से वो उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी। स्टील जो होता है वो किससे बना है? आयरन प्लस निकल एंड क्रोमियम के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है आयरन की। ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, अमालगम। नाउ अमालगम वर्ड कब यूज होता है? जब अलॉय के अंदर कोई एक मेटल मर्क्यूरी हो। मर्क्यूरी अगर प्रेजेंट है अलॉय के अंदर तो उसके लिए वर्ड यूज होगा अमालगम, alloy of mercury, right? And the last one is solder, that is lead and tin. It's the most IMP MCQ questions. तो पता होना चाहिए कि कौन से अलॉय के अंदर कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ओके, एक बार कौन कौन से पॉइंट्स हमने देखे एक बार देख लेंगे। अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज में वास्ट डिफरेंस है, राइट? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देनी है हमें? लस्टर, स्टेट, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोरनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड अबाउट ऑक्साइड मतलब एसिड है या बेसिक। ये सारी प्रॉपर्टीज मोस्ट एमपी, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज या दोनों का डिफरेंस ज्यादातर क्वेश्चन में आता है। तो व्हाट इज अ डिफरेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने स्टार्ट ही क्यों किया था? क्योंकि हमें पता करना है कि जितने भी मेटल्स है उसमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम। कौन ऐसा है जो सबके साथ रिएक्शन कर सकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी, पानी के साथ भी, और दूसरे मेटल के साथ भी। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हो जाएंगे हमारे सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव? कौन से एलिमेंट्स है जो लिस्ट रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे, ना ही ऑक्सीजन के साथ, ना ही पानी के साथ, ना ही कोई और एलिमेंट के साथ। तो उसके ऊपर से हमें पता चला कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो पीरियोडिक टेबल में इनिशियली स्टार्टिंग में होते हैं। वो जैसे जैसे आगे जाओगे रिएक्टिविटी उसकी कम होती जाएगी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के बारे में पढ़ा तो वो उससे भी पता चला कि KN Na बोथ आर हाईली रिएक्टिव। क्यों? बिकॉज दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, और वो भी रिएक्शन कैसा दे रहा है? एक्सोथर्मिक, राइट? रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है यहाँ से, वो जो इन्फॉर्मेशन आगे की उसके ऊपर से कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, और पूरा सीरीज बना दिया, जिसमें से मोस्ट टाइम भी द फर्स्ट टू आर हाईएस्ट रिएक्टिव एंड द लास्ट टू आर लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन? एक मेटल जो है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गेन करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जब बहुत ज्यादा वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है। सॉल्युबिलिटी भी उसकी काफी ज्यादा रहेगी वाटर के अंदर, बिकॉज जैसे ही पानी में ऐड करोगे वो आयोनाइज हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। एंड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन उसकी कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा रहेगी। पानी में जितनी NaCl की क्वांटिटी ज्यादा, कंडक्टिविटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मेटल कहाँ से हमें मिलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब क्या? अर्थ क्रस्ट में से जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो जाएंगे हमारे मिनरल्स। मिनरल्स को और कब बोलोगे? कोई मिनरल में अगर कोई एक पर्टिकुलर मेटल की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा ओर्स, राइट? फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट जो है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, तो उसका एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग होगा। 4 जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उसका एक्सट्रैक्शन अलग प्रोसेस, और 2 उसकी भी एक्सट्रैक्शन का मेथड अलग अलग। एक्सट्रैक्शन की ये पूरी मेथड ही इसके अंदर दी है, सारे ही नेम्स आ गए इसके अंदर। और को पहले कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब उसके अंदर जो बेसिक इंप्योरिटीज है वो सब निकाल दो। फिर फाइंड आउट करो कि कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी। अगर हाई रिएक्टिविटी है तो इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो वो 3 फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। कार्बोनेट्स है तो कैल्सिनेशन करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, सल्फाइड है तो रोस्टिंग करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिडक्शन करो और प्यूरिफिकेशन करो। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है तो उसको सल्फाइड में कन्वर्ट करो, फिर रोस्टिंग और मेटल एंड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज अगेन मोस्ट IMP पॉइंट। एक्सट्रैक्शन की अलग अलग मेथड्स दी है, वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। और फिर लास्ट में दिया है कोरोजन। कोरोजन अलग अलग जगह पे हो सकता है। कोरोजन का प्रिवेंशन पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजिंग?
गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या है, उसके ऊपर लेयर कर रहे किसका, जिंक का. And the last one is alloys, and this is the example of alloys. Okay, thank you.